नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में। जैसा कि आपको बताया गया था कि मैं करंट अफेयर्स लेके आऊंगा, तो ये करंट अफेयर्स का शो आपके लिए है। और जैसा कि आज तारीख है 11 मार्च, तो 11 मार्च के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या मेरे से पहली बार करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो थोड़ी सी जानकारी आपके लिए है कि इस वीडियो में आपको मिलेगा डिटेल, यानी कि पहले मैं पूरी न्यूज की एनालिसिस करूंगा, पूरा उसका डिटेल बताऊंगा, फिर उसके बाद आपका उसी न्यूज पर बेस्ड वन लाइनर होंगे, यानी कि जो इंपॉर्टेंट वन लाइनर उनके बारे में बात करेंगे। और फिर आपको कितना याद हुआ है उसको थोड़ा सा एक चेक करेंगे, और वहां पर एक क्विज होगा और वो आपको यहां पर आंसर बताए जाएंगे। तो फिलहाल अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया, तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इस दिन के यानी 11 मार्च के करंट अफेयर पढ़ने की आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप दोबारा हमेशा उसको रिलेट कर ले जाओगे, कहीं ना कहीं आपको वो रिलेशन मिल जाएगा और कहीं ना कहीं चीजों को आप रिलेट कर ले जाओगे। दूसरी बात, आज से करंट अफेयर्स आपको इसी चैनल पर मिलेगा और उस चैनल पर नहीं मिल पाएगा। तो अगर आप पुराने करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो उनके डिस्क्रिप्शन, उनका जो भी लिंक वगैरह है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां पर आप जाके देख सकते हो। तो फिलहाल ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए सीधे हम लोग जाते हैं आज के करंट अफेयर्स की ओर। और शुरुआती खबर है वो थोड़ा सा मुंह मीठा कर लेते हैं आज। देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे, गुड़ की फोटो है और केरला मरयूर जैगरी, यानी कि केरल के इडुक्की जिले के पारंपरिक और हस्त निर्मित उत्पाद मरयूर गुड़ को केंद्र सरकार से भौगोलिक चिन्ह यानी कि जीआई टैग प्राप्त हुआ है। राज्य के कृषि विभाग द्वारा 2 साल के निरंतर प्रयासों के बाद मरयूर गुड़ अंततः जीआई टैग प्राप्त करने में कामयाब रहा है। जीआई टैग मरयूर में पारंपरिक गन्ना किसानों को अधिक अवसर प्रदान करेगा। एक भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग एक ऐसा नाम या संकेत है जिससे उत्पादों पर उपयोग किया जाता है जो एक विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल शहर क्षेत्र या देश के अनुरूप होता है। तो सिंपल सी बात यह है, एक्चुअल में क्या है कि हर राज्य का कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है। तो आपने सुना होगा कॉपीराइट है, पेटेंट है। तो इन सब चीजों को अगर हम लोग बात करें तो ये जो कॉपीराइट और पेटेंट वगैरह चीजें होती हैं, तो आपको पता है कि अगर किसी ने कॉपीराइट कर लिया किसी चीज पर या पेटेंट करवा लिया तो उसका उपयोग कोई दूसरा नहीं कर सकता। उसी तरह से जैसे मरयूर गुड़, ये जो गुड़ है, अगर इसको कोई बेचेगा, कि जैसे किसी मान लीजिए गुड़ बेच रहा है, वो आपको बताए कि मरयूर गुड़ है और वो मरयूर गुड़ ना हो तो उसके ऊपर लीगल कार्रवाई की जा सकती है। इस तरह के टैग को प्रदान करने के लिए जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग दिया जाता है। इसका सीधा सा संबंध बिल्कुल पेटेंट के संबंध से है या कॉपीराइट के जैसे चीजों से इसका पूरा का पूरा संबंध है। तो अभी आपको क्या याद रखना है न्यूज के फॉर्म में कि केरला के किस प्रोडक्ट को, तो ये मरयूर एक जगह है, वहां का जो गुड़ है वो बहुत फेमस है अपनी लचीलेपन की वजह से। लचीलापन मतलब अगर आप गुड़ को फोड़ेंगे तो वो पूरी तरह से फूट जाएगा, तो अपने लचीलेपन की वजह से और तो और अपनी मिठास की वजह से ये बहुत फेमस है। तो फिलहाल इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। पिछले साल शाही लीची, जो कि आपके बिहार की जो शाही लीची है, उसको एक जीआई टैग प्राप्त हुआ था। ऐसे बहुत सारी चीजें जिनको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। आजकल एग्जाम में जीआई टैग से जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट आज की न्यूज थी वो ये कि अभी हाल ही में किसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो जीआई टैग प्राप्त हुआ है मरयूर जैगरी को, मरयूर गुड़ को। तो सिंपल सी बात है, आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि केरला की खबर है। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि जब मैं किसी राज्य पर जाता हूं तो वहां के बारे में कुछ चीजें आपको और बताता हूं। तो केरला का सबसे पहली बात तो आप मैप देख लो। मैप में केरला सबसे नीचे साइड पर है, बगल में तमिलनाडु है। ये रेड वाला पोर्शन आपका केरला है। अगर हम कैपिटल की बात करें तो केरला की कैपिटल यानी कि राजधानी तिरुवनंतपुरम है। गवर्नर यानी कि राज्यपाल पी सदाशिवम है। आप फोटो से याद रख पाओगे, फोटो जब आप देखते हो तो फोटो से चीजें जल्दी कनेक्ट हो जाती हैं, पिक्चर से चीजें जल्दी कनेक्ट हो जाती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन जी। लोकसभा में 20 सीटें हैं केरला में, जबकि राज्यसभा में 9 सीटों का प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो थोड़ा बहुत आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। फिलहाल अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज है आपकी मेजर्स टू प्रोमोट हाइड्रो पावर सेक्टर। देखिए, हाइड्रो पावर सेक्टर को कुछ चीजें वहां पे चेंज की गई हैं, और जो लोग यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या जो लोग आपके वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो हाइड्रो प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पे बनते हैं। तो जिनमें से एक ये है कि कुछ नई चीजें बनाई गई हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यानी कि पन बिजली सेक्टर के लिए। पन बिजली यानी कि पानी से बनने वाली बिजली के ऊपर बनाए गए। वो पॉइंट्स क्या क्या हैं जरा देख लेते हैं। बड़ी बड़ी पन बिजली योजनाओं को अब अक्षय ऊर्जा स्रोत के रूप में घोषित किया जाएगा। विदित होगी वर्तमान में केवल 25 मेगावाट से
कम उत्पादन रखने वाली पनबिजली परियोजनाओं को ही अच्छे ऊर्जा की श्रेणी में रखा जाता था। पनबिजली परियोजनाओं को गैर सौर अक्षय क्रय दायित्व के अंतर्गत अब पनबिजली परियोजनाओं को एक अलग इकाई माना जाएगा। पनबिजली परियोजनाओं के लक्ष्य ऊर्जा मंत्रालय अधिसूचित करेगा। जिनके जो भी लक्ष्य हैं वो ऊर्जा मंत्रालय के अधीन अधिसूचित होंगे और ऐसा करते समय भविष्य की योजनाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अतिरिक्त क्षमता को ध्यान में रखा जाएगा। पनबिजली परियोजनाओं को चलाने के लिए टैरिफ की नीति और विनियमों के आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। परियोजना की अवधि को 40 वर्ष तक बढ़ाकर, ऋण वापसी की अवधि को 18 वर्ष तक बढ़ाकर तथा 2% एस्केलेटिंग टैरिफ लगाकर ऊर्जा उत्पादक टैरिफ में लचीलापन ला सकेंगे। पनबिजली परियोजनाओं के लिए बाढ़ से संबंधित अवयवों को आर्थिक सहयोग देने के लिए सरकार इकाईगत आधार पर बजटीय व्यवस्था करेगी। सड़क और पुल बनाने के लिए 200 मेगावाट तक परियोजनाओं के लिए प्रति मेगावाट 1.5 करोड़ रुपए और 200 मेगावाट से ऊपर की परियोजनाओं के लिए 1 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट मुहैया कराए जाएंगे। तो एक्चुअल में कुछ नई चीजें हुई हैं, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अक्षय ऊर्जा स्केल था एक। अक्षय ऊर्जा उसे कहते हैं जो कभी समाप्त नहीं होगी। आप उन्हें रिन्यूएबल सोर्स भी कह सकते हैं। ऐसे सोर्स जिनको आप यूज कर लेते हो, फिर दोबारा यूज कर सकते हो, फिर उनका भंडारण खत्म हो जाता है, फिर वो भर जाते हैं। तो इनमें आता है जल विद्युत परियोजना, सौर ऊर्जा। तो ये सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत आती हैं। अभी तक इसके अंदर जो लिमिट थी वो केवल और केवल 25 मेगावाट से कम विद्युत उत्पादन करने वाली योजनाओं को ही अक्षय ऊर्जा माना गया था। बाकी का ये माना जाता था कि बाकी ये खत्म हो जाएंगे। तो अब यहां पर कोई लिमिट नहीं रह गई है। बड़ी बड़ी परियोजनाओं को भी, बड़ी बड़ी बिजली परियोजनाओं यानी कि पनबिजली परियोजनाओं को भी इसके अंतर्गत ले आया गया है। दूसरी बात, आपको जो इंपॉर्टेंट बात दिमाग में रखनी है कि 200 मेगावाट की परियोजनाओं के लिए प्रति मेगावाट 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे और 200 मेगावाट से ऊपर की परियोजनाओं के लिए 1 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट तो मुहैया कराए जाएंगे। तो ये सड़कों के लिए बनाया जाएगा और इस तरह से ये पूरा का पूरा जो हाइड्रो पावर से जुड़ी हुई चीजें हैं, इसमें कुछ नए संशोधन किए गए हैं। वो पॉइंट वाइज आपके सामने लिखे हुए हैं। पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएगी, वो वहां पे डिटेल को आप फिर से पढ़ सकते हो और इन चीजों को समझ सकते हो। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो पन बिजली योजना है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? वो आती है ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत। और इसके जरिए ये भी ध्यान में रखा जाएगा कि भविष्य में कितना जरूरत पड़ सकती है। अगर हम हाइड्रो पावर एनर्जी की बात करें तो पूरे विश्व में इसके उत्पादन में भारत का 5वां स्थान है। दूसरी बात, हर साल 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। हर साल अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। भारत का कौन सा स्थान है? 5वां। तो ये थी इस न्यूज से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। आपको पॉइंट जरूर याद रखने चाहिए कि 25 मेगावाट से कम वालों को अभी अक्षय ऊर्जा माना जाता था, लेकिन अब सारी परियोजनाओं को अक्षय ऊर्जा माना जाएगा। अगली जो आपका न्यूज है वो है अटल इनोवेशन मिशन, यानी कि अटल नवाचार योजना। अटल नवाचार मिशन क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। यह मिशन भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका प्रयोजन देश में नवाचार यानी कि नए नए विचारों और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। यानी कि ये ऐसा चाहते हैं कि सभी लोग अपना बिजनेस खुद करें और बिजनेस प्रॉपर बढ़े, उसमें नए नए आइडियाज आए, नए नए तरीके के उद्योग क्रिएट हो, नए नए तरीके की बिजनेस क्रिएट हो। तो इस मिशन का कार्य देश के अंदर नवाचार के वातावरण पर दृष्टि रखने के लिए एक बहुआयामी अवसंरचना का निर्माण करना है, जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से नवाचार पारिस्थितिक तंत्र में क्रांति लाई जा सके। अटल नवाचार मिशन के कितने मुख्य कार्य हैं? इसके 2 मुख्य कार्य हैं। सबसे पहले तो पहला जो काम है ये कि स्वरोजगार यानी कि खुद का रोजगार और प्रतिभा का उपयोग के द्वारा उद्यमिता को बढ़ावा देना यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना। इसके लिए नवाचार करने वाले को सफल उद्यमी बनाने के निमित्त सहायता भी दी जाएगी और साथ साथ उनसे मंत्रणा भी की जाएगी, यानी उनको पैसे के रूप में भी सहायता मिलेगी और साथ साथ उनको सलाह दोनों ही दी जाएंगी। इसका उद्देश्य विश्व स्तरीय नवाचार नाभिक केंद्रों की स्थापना करना है। इसके अतिरिक्त इसका लक्ष्य ग्रैंड चैलेंजों, स्टार्टअप व्यवसायों, अन्य स्वरोजगार गतिविधियों के माध्यम से मुख्य रूप से तकनीक पर आधारित क्षेत्रों के लिए एक मंच प्रदान करना है। प्रभाव क्या होगा इसका प्रभाव होगा, इस मिशन से कई बड़े बड़े और प्रगतिशील पहल शुरू की हैं। इनमें से एक है अटल टिंकरिंग लैब। देखिए, अटल टिंकरिंग लैब के अंतर्गत क्या होता है, इसमें एक आदमी को कुशल बना दिया जाता है, एक आदमी को ट्रेनिंग दे दी जाती है, फिर वो आगे जाके और 2-4 लोगों को ट्रेनिंग देता है, फिर वो 2-4 लोग मिलकर और आगे लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। तो इसके लिए टिंकरिंग लैब बनाई जाती हैं जहां पर कोई आदमी आएगा और अपने आप को कुशल बनाएगा, यानी कि वो अपने अंदर कौशल विकसित करेगा। दूसरी योजना है अटल इनक्यूबेशन सेंटर। इंक्यूबेशन सेंटर में होता क्या है कि ये जो मान लीजिए आपने कोई स्टार्टअप शुरू किया और आपको लग रहा है कि इस स्टार्टअप में पर्यावरण से जुड़ी हुई क्या दिक्कतें आ सकती हैं, आपको पता नहीं है। आप हो सकता है कि कुछ ऐसा स्टार्टअप शुरू कर दो जो इलीगलाइज हो जाए।
आपको जानकारी ना होने की वजह से, या आप ऐसा स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो जिसमें कोई रूल और रेगुलेशन बनाओ लेकिन वो आपके कानूनी अधिकार के अंतर्गत ना आते हो, तो इस तरह की चीजों को जानने के लिए उनको सहायता देने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाते हैं। अटल नवाचार मिशन की तकनीक सहायता से भारत सरकार के कई मंत्रालयों और विभागों ने नवाचार से संबंध गतिविधियां आरंभ की हैं। अटल टिंकरिंग लैब के कार्यक्रम के अंतर्गत 2020 तक 10,000 से अधिक विद्यालय ऐसी प्रयोगशालाएं स्थापित करने जा रहे हैं। यानी कि जो भी विद्यालय होंगे उनके अंदर एक कौशल विकास केंद्र बनाया जाएगा जहां पे लोग जाएंगे और कुशलता से सीखेंगे। तो टिंकरिंग लैब कुशलता से जुड़ा हुआ है, ये लोगों को कुशल बनाता है, और इंक्यूबेशन सेंटर ये आपका क्या करता है, ये जो भी आपने स्टार्टअप, छोटे छोटे स्टार्टअप होते हैं उनको बढ़ावा देता है, पैसे से भी और मंत्रणा से भी। अगला आपका जो है वो है फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरियाज प्रोग्राम। अच्छा, एक चीज मेरे से छूट गई कि मैं यहां पे ये बताना भूल गया कि न्यूज क्यों आई है। अटल इनोवेशन मिशन को और थोड़ा सा बढ़ाते चले जा रहे हैं और इसका जो टैगलाइन है वो है वी स्टार्ट स्टार्टअप, यानी कि हम स्टार्टअप्स की शुरुआत करते हैं। आप स्टार्टअप समझ जाते हैं, छोटे मोटे कोई भी उद्योग धंधों को स्टार्टअप कहा जाता है। कोई भी चीज जो शुरू हो रही होती है वो स्टार्टअप ही होती है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगली न्यूज पर है कि फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरियाज प्रोग्राम। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूरे देश में बाढ़ प्रबंधन कार्यों और वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित नदी प्रबंधन गतिविधियों और कार्यों के लिए बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इसमें कार्यक्रम का जो परिव्यय है वो है 3342 करोड़ रुपए, यानी कि 3342 करोड़ रुपए है। FMBAP यानी कि फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरियाज प्रोग्राम योजना को बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर ये क्वेश्चन बन जाता है कि बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम और नदी प्रबंधन गतिविधियों और सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित कार्य नामक दो जारी 12वीं योजना की जारी दो स्कीम, यानी 12वीं परियोजना जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है उसके अंतर्गत जारी दो स्कीमों को मिला करके बनाया गया है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि FMAB को किन दो योजनाओं को मिलाकर बनाया गया है, तो पहला बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम यानी कि फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम, नदी प्रबंधन गतिविधियों और सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित यानी कि RMBA नामक दो योजनाओं को मिलाकर बनाया गया। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक प्रयासों के अधिकतम संयोग और संबंधित क्षेत्रों में राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों की क्षमताओं को बढ़ाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बाढ़ से उचित सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों की मदद करना है। सिंपल सा मतलब यह है कि बाढ़ के केस में, जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में बाढ़ आई हुई है, इस फिगर में पूरा का पूरा बाढ़ वाला एक चित्र दिखाया है मैंने, तो वहां पर अगर कहीं बाढ़ आती है तो उसमें राज्य सरकारों को किस तरह से केंद्र सरकार को मदद देनी है, इसके लिए क्या करना है, उसके लिए पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर पहले से ही डिफाइन हो। ऐसा ना हो कि बाढ़ आ जाए फिर उसके बाद कोई स्ट्रक्चर बन रहा है, कोई योजना बन रही है, तो उसमें ज्यादा फायदा नहीं हो पाता, नुकसान ही होता है। इस योजना के अंतर्गत कार्यों से भूचरण और बाढ़ के प्रकोप से बहुमूल्य भूमि की रक्षा होगी, सीमा के साथ साथ शांति बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। इस योजना का उद्देश्य FMP के तहत पहले से ही मंजूर चल रही परियोजनाओं को पूरा करना है। यह योजना पन मौसम संबंधी पर्यवेक्षणों और पड़ोसी देशों के साथ साझा नदियों के बाढ़ के पूर्वानुमान करने में भी मदद करेगी। इस योजना में पड़ोसी देशों के साथ साझा नदियों पर जन संसाधन परियोजनाओं जैसे नेपाल में पंचकेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना, सप्तकोशी सनकोशी परियोजनाओं के बारे में सर्वेक्षण और जांच पड़ताल तथा DPR आदि को तैयार करना शामिल है। इससे दोनों देशों को क्या होगा? लाभ होगा। तो यहां पर जो क्वेश्चन आपके लिहाज से बन सकता है वो ये कि फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम क्या है? FMBAP, ये बाढ़ नियंत्रण प्रोग्राम है और जिसके जरिए कि जो भी आपका भूचरण वगैरह होता है उसमें ज्यादा नुकसान ना हो, तो इसका नुकसान कैसे कम होगा, इसको किया जाएगा। अब इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए इसके लिए क्या होगा कि अगर नॉर्मल राज्य है यानी सामान्य राज्य है तो 50% केंद्र सरकार देगी, 50% राज्य सरकार देगी। लेकिन अगर हिली एरिया है जैसे कि पूर्वोत्तर राज्य है तो 70% केंद्र सरकार देगी और 30% राज्य सरकार देगी। लेकिन ऐसा कोई एरिया है जो पड़ोसी देशों से जुड़ा हुआ है तो उस केस में 100% आपका जो खर्चा इस पे आएगा, 100% जो भी इसमें जरूरत का जो भी चीजें लगेंगी वो पूरा का पूरा आपका केंद्र सरकार वहन करेगा, यानी कि पूरा का पूरा केंद्र सरकार इसको लेगा। तो फिलहाल आपको दो चीजें यहां पर दिमाग में रखनी है, फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम का फुल फॉर्म याद रखना है, दूसरा ये किन दो योजनाओं को मिलकर बनाया गया है। बाकी की पूरी जानकारी आपके PDF में अवेलेबल रहेगी। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं कि इतना करोड़ रुपया जारी किया गया, बहुत रेयर केस में ये पूछते हैं कि कितना धन जारी किया गया था। तो फिलहाल इतना ही याद रखें, ज्यादा सही रहेगा। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। आप फोटो देख पा रहे होंगे, इनकी फोटो बड़ी मुश्किल से मिली मुझे। बार्क ने अभी अजीत कुमार मोहंती को बार्क का निदेशक नियुक्त किया गया है।
प्रतिष्ठित वैज्ञानिक अजीत कुमार मोहंती को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक यानी कि डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है, जो देश की बहुविषयक परमाणु अनुसंधान सुविधा है। मोहंती को 3 वर्ष की अवधि के लिए BARC यानी बार्क का निदेशक नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान निदेशक BARC में भौतिकी समूह और निदेशक साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर भौतिकी में है। तो वो अभी साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर भौतिकी के डायरेक्टर थे, अब उनको बार्क का डायरेक्टर बनाया गया है। बार्क की अगर हम लोग बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। संस्थापक होमी जहांगीर भाभा है और स्थापना 3 जनवरी 1954 को भारत के परमाणु कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए की गई थी। तो नाम याद रखिएगा, अजय को अभी हाल ही में बार्क का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार मोहंती। पिक्चर आपके सामने देखिए। पढ़ने का तरीका क्या होता है, पिक्चर पहले देखा करें, फिर हेडिंग देखा करें और फिर उनमें से मैंने किस पॉइंट को रेड कर रखा है उसको गौर से देखा करें। बस इतना ही आपको करना है। इतना अगर आप दिमाग में रखोगे तो आराम से आपको याद हो जाएगा। अगली जानकारी भी एक नियुक्ति से है और ये है सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन WHO में, ये देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन की उप महानिदेशक के पद पर कार्य कर रही थी, यानी कि आपके डिप्टी डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्य कर रही थी। लेकिन सौम्या स्वामीनाथन को WHO की मुख्य वैज्ञानिक नॉमिनेट कर दिया गया है। उप महानिदेशक कार्यक्रम यानी कि DDP के रूप में वह WHO के महानिदेशक टेड्रोस, नाम याद रखिएगा, WHO के महानिदेशक कौन है अभी? टेड्रोस एडनाम घिबेयसुस की सहायता करने वाले 3 DDGs में एक थी, 3 डायरेक्टर जनरल में से एक थी। डिप्टी डायरेक्टर जनरल बोला जाता है, तो डिप्टी डायरेक्टर जनरल में से एक थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO विश्व के देशों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानव विकसित करने वाली संस्था है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 194 सदस्य देश तथा 2 संबद्ध सदस्य हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अनुषांगिक इकाई है, यानी कि UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक अनुषांगिक यानी कि उसी के साथ काम करने वाली एक इकाई है, यूनिट है। इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। कब की गई थी? WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को। इसका उद्देश्य संसार के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना है। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है। कहां पर है? जेनेवा शहर में। याद रखना बहुत जरूरी है, जो भी रेड किया मैंने वो सब आपको याद रखना जरूरी है। इथियोपिया के डॉक्टर टेड्रोस एड्रोमेनस घेब्रेयेसस विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक निर्वाचित हुए हैं, यानी कि अभी हाल ही में जो इनके महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है? आपके टेड्रोस एडनाम। तो टेड्रोस एड्रेनाम ये हो गए। अब सौम्या स्वामीनाथन को क्या नियुक्त किया गया है? चीफ साइंटिस्ट नियुक्त किया गया है। कहां पर? WHO में, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे। अगली जानकारी के लिए चलते हैं। अगली जानकारी आपकी IFC से जुड़ी हुई है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। देखिए, अगर हम IFC की बात करें तो यहां पर न्यूज क्यों लिया गया है, मैंने क्यों इसको एज ए आपके करंट अफेयर्स में लिया है? भारतीय ऋण शोधन अक्षमता और दिवालियापन बोर्ड यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ने अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम यानी कि IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ सहयोग कर एक समझौता तैयार किया है। इसका उद्देश्य भारत के ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवालियापन संहिता 2016 के कारगर कार्यान्वयन हेतु, मतलब कि उसका प्रॉपर तरीके से उसकी फंक्शनिंग हो, संबंधित पेशेवरों एजेंसियों की क्षमता में वृद्धि करना है। IFC क्या है? IFC अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो विकासशील देशों में निजी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए निवेश, परामर्श और संपदा प्रबंधन की सेवाएं प्रदान करता है। यह संस्था विश्व बैंक समूह का एक सदस्य है और इसका मुख्यालय, ये भी विश्व बैंक समूह का एक सदस्य यानी वर्ल्ड बैंक, आप देख पा रहे हो वहां पे मैंने लिखा हुआ है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक सदस्य, और इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में है। इसकी स्थापना 1956 में विश्व बैंक समूह के निजी प्रक्षेत्र शाखा के रूप में हुई थी। इसका काम पूर्ण रूप से लाभ मात्र उद्देश्य यानी कि ये प्रॉफिट ओरिएंटेड है और उन वाणिज्यिक परियोजनाओं में पैसा लगाना है जो आर्थिक विकास को आगे ले जाना है, जिससे गरीबी हटाई जा सके और विकास को बढ़ाया जा सके। वैसे तो इस निगम का स्वामित्व और प्रशासन इसके सदस्य देशों के पास होता है, परंतु इसके पास कार्यकारी नेतृत्व और स्टाफ भी होते हैं जो इसके सामान्य कार्यों के संचालन में उत्तरदायी होते हैं। तो फिलिप हेरेयू यानी कि फिलिप ली हेरेयू ये CEO हैं करंट में आपके, यानी कि वर्तमान समय में IFC के CEO हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भारतीय ऋण शोधन अक्षमता दिवालियापन बोर्ड ने अभी हाल ही में भारतीय ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवालियापन संहिता 2016 के कारगर कार्यान्वयन हेतु किसके साथ अभी समझौता किया है? तो वो है इंटरनेशनल
फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि IFC, और ये वर्ल्ड बैंक का एक ग्रुप है। तो आपको ये चीज याद दिमाग में रखनी होगी। अगली जानकारी है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है आपके लिए। एथेनॉल प्रोडक्शन गेट्स ए लेग अप, यानी कि एथेनॉल के प्रोडक्शन को किसी तरीके से बढ़ाया जाएगा। कैसे बढ़ाया जाएगा, पहले हम लोग थोड़ा सा न्यूज की बात कर लेते हैं, फिर देखेंगे एथेनॉल प्रोडक्शन कैसे होता है। हाल ही में भारत सरकार ने 3,355 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए हैं, आर्थिक उत्प्रेरण यानी कि अतिरिक्त दिए हैं। इस योजना में और ज्यादा इतना पैसा दिया गया है। इस राशि से चीनी मिलों के इथेनॉल बनाने की क्षमता को बढ़ाया जाएगा और इससे उनको गन्ना किसानों को देय बकायों को भुगतान करने में भी सहायता मिलेगी। तो देखिए होता क्या है कि हमारे देश में गन्ना बहुतायत में पैदा होता है, और जिस चीज की बहुतायता हो जाती है यानी कि वो ज्यादा हो जाता है, उसको उसकी जो कीमत होती है वो गिर जाती है, जिसकी वजह से जो गन्ना किसान होते हैं उनको प्रॉपर मूल्य नहीं मिल पाता। अब उसका एक विकल्प हो गया कि आप गन्ना से केवल चीनी मत बनाओ, आप गन्ना से एथेनॉल भी बनाओ। अब गन्ने से एथेनॉल बनने लगेगा और ये ज्यादा मात्रा में बनने लगेगा, तो वो जो गन्ना है उसकी जो बढ़ोतरी हो जाती थी यानी ज्यादा मात्रा में पैदा हो जाता था, वो कम मात्रा में बैलेंस हो जाएगा पूरा, जिसकी वजह से गन्ना किसानों को अच्छी कीमत मिल सकेगी। और यही है कि गन्ना किसानों को देय भुगतान में करने में सहायता मिलेगी, ये इसके पीछे रीजन है। फिलहाल इस योजना के अंतर्गत बैंक मिलों और भट्टियों को 15,500 करोड़ रुपए कम ब्याज दर के ऋण दे पाएंगे। इससे 268 मिलों को लाभ होगा और वे 300 से 400 करोड़ लीटर अतिरिक्त एथेनॉल का उत्पादन कर सकेंगे। इस निर्णय से एक दूरगामी प्रभाव यह पड़ेगा कि मिल अपने पास उपलब्ध अधिकाई गन्ने को, यानी कि जो अधिक मात्रा में गन्ना उपयोग मिल जाता था उनको, उसको एथेनॉल बनाने में प्रयोग करेंगे और इस प्रकार आवश्यकता से अधिक चीनी बनाने की व्यवस्था नहीं होगी। होता क्या है कि गन्ना सड़ ना जाए इसलिए लगातार चीनी बनाते चले जाते हैं और चीनी बनती चली जाती है, उसकी भी कीमत क्या हो जाती है, गिर जाती है मार्केट में, क्योंकि चीनी ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो कीमत गिरेगी। तो अब उसका एक बाई प्रोडक्ट बनने लगा है एथेनॉल। अब देखिए एथेनॉल से फायदा क्या है, पेट्रोल में मिलाया जाएगा एथेनॉल। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के क्या लाभ है, सबसे पहली बात तो पेट्रोल का जो है वो ऑक्टेन नंबर बढ़ जाएगा। ऑक्टेन नंबर बढ़ जाएगा तो उसकी ज्वलनशीलता बढ़ जाएगी, और उसकी ज्वलनशीलता अगर बढ़ गई तो यानी कि आपका जो प्रदूषण वगैरह है, प्रदूषण क्यों होता है, जब पेट्रोल सही ढंग से जल नहीं पाता या डीजल सही ढंग से जल नहीं पाता। तो अब जब वो अच्छी तरह से जल पाएगा तो उसका प्रदूषण कम होगा। सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि आपको पर्यावरण के अनुकूल ईंधन उपलब्ध होगा और प्रदूषण कम होगा। किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी, कृषि क्षेत्र को समर्थन मिलेगा, इससे आयात पर निर्भरता में कमी आएगी। विदित हो कि ऊर्जा खपत करने वाले देशों के चीन और अमेरिका के बाद भारत का तीसरा स्थान है, यानी कि चीन सबसे ज्यादा ऊर्जा खपत करता है, फिर उसके बाद अमेरिका खपत करता है, फिर भारत इसका तीसरा स्थान है। कच्चे तेल के लिए या 1% तथा प्राकृतिक गैस के लिए 44.4% आयात पर निर्भर है। पूरी तरह से किस पर निर्भर है, आयात पर निर्भर है। तो अब यहां पर बात कर लेते हैं एथेनॉल बनता कैसे है। ये आपका गन्ना है, इसकी माइलिंग की जाती है या मिलिंग भी बोल सकते हैं इसको, मतलब ऐसे निचोड़ा जाता है, गन्ने का रस निकाला जाता है, फिर इसको फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करने के बाद इसको फर्मेंटेशन के लिए रख दिया जाता है, यानी किण्वन के लिए रख दिया जाता है। किण्वन आप समझते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं फर्मेंटाइज होते हैं, वो क्या करते हैं, इसको फर्मेंटाइज करते हैं। फर्मेंटाइज करने के बाद जब ये थोड़ा सा सड़ जाता है, जिसको सड़ना भी आप आम लैंग्वेज में कह सकते हैं, तो इसको गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद इसको डिस्टिलेशन प्रोसेस द्वारा यानी कि इसकी भाप को कंडेंस करके एक लिक्विड बनाया जाता है जिसे एथेनॉल कहते हैं। एथेनॉल को डिहाइड्रेट करके यानी कि इससे पानी उड़ा दिया जाता है और सिर्फ एथेनॉल रह जाता है। फिर आप इसे आराम से गैस में मिला सकते हैं, 3% गैस में मिला दिया, जिससे बायोगैस आराम से क्रिएट की जा सकती है और इससे आप बायोफ्यूल भी क्रिएट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी और अच्छा भी लगा होगा कि एथेनॉल जो है वो आपका गन्ने से बन सकता है और गन्ने का एक नया सब्स्टिट्यूट मिल गया है, उसको आराम से आप एथेनॉल बना सकते हो, जिससे जो गन्ना किसान है उनको और अतिरिक्त आय हो सकेगी। अगली जानकारी है इंडिया रशिया साइन ए डील ऑन न्यूक्लियर सबमरीन। आज आपने एक चीज गौर की होगी, मैंने सभी हेडिंग इंग्लिश में लिखी हुई है ताकि जो मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनको थोड़ा सा हिंदी कम समझ में आता है वो इंग्लिश में इसको पढ़ सके, एक आइडिया उनको बेसिकली लग जाएगा कि बात किसके बारे में हो रही है। फिलहाल सबमरीन की अगर हम बात करें तो पनडुब्बी को कौन नहीं जानता कि पनडुब्बी क्या होती है। भारत के पास अरिहंत श्रेणी की जो भी पनडुब्बियां हैं वो सभी न्यूक्लियर से मतलब न्यूक्लियर पनडुब्बियां, नाभिकीय पनडुब्बियां, उन पर नाभिकीय हथियार लाए जा सकते हैं। फिलहाल अभी हम बात करते हैं कि भारत ने रूस के साथ $3 बिलियन का एक समझौता किया है, जिसके अनुसार रूस भारत को 10 वर्ष के लिए एक आणविक आक्रमण की शक्ति से युक्त पनडुब्बी लीज पर देगा। बेचेगा नहीं, $3 बिलियन में बेचेगा नहीं, लीज पर देगा। 10 साल के लिए भारत उसको यूज कर सकता है, किराए पर ला रहे हैं। इस पनडुब्बी का रूसी नाम अकुला है और जिसे भारतीय नौसेना में चक्र 3 नाम दिया गया है। ऐसा पहली बार नहीं है कि भारत ने कोई पनडुब्बी लीज पर ली है। इससे पहले 1988 में चक्र नाम की पनडुब्बी ली थी, जिसे चक्र 1 नाम दिया गया था, चक्र 1 नाम दिया गया था। फिर 2010 में एक पनडुब्बी ली गई थी 12 साल के लिए, और चूंकि इसकी लीज 2022 में खत्म हो जाएगी, जिसको चक्र 2 नाम दिया गया है।
अब ये तीसरी पनडुब्बी लीज पर ली गई है, चक्र 3 नाम दिया गया है, और चक्र 2 की लीज को 2027 तक एक्सटेंड करने की योजना है कि थोड़ा और पैसा दे दे भाई, लेके मत जाओ, मैं अभी रखूंगा इसे अपने पास। चक्र 3 विल बी फाइल्ड विद इंडिजीनियस सिस्टम्स। तो चक्र 3 जो है उसमें इंडिजीनियस यानी कि भारतीय मौसमानुकाल यानी कि मौसमानुकूल भारतीयों के अनुकूल उसमें हार्डवेयर वगैरह लगाए जाएंगे, जिससे कि आप यहां पर इसको यूज कर सकेंगे। और $3 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है, 10 ईयर के लिए लीज पर मिलेगा। एग्रीमेंट लाइकली टू बी ये 2025 के आसपास आपको मिल जाएगी, आप आराम से इसे यूज कर सकेंगे, अभी चल रही है। तो ये बिगेस्ट डील है जो भारत ने उसके साथ की है। अब बात करते हैं कि रशिया के साथ ये डील क्यों करनी पड़ी, पनडुब्बी की हमें क्या जरूरत थी जो $3 बिलियन यहां पे लगा दिए। आपको पता है चाइना श्रीलंका के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट बना रहा है, जिसकी वजह से उसकी जो श्रीलंका के जो हिंद महासागर क्षेत्र है वहां पे काफी ज्यादा उसका प्रभाव हो गया है। उस प्रभाव को कम करने के लिए इस पनडुब्बी को लीज पर लिया गया है, और इससे अमेरिका नाराज हो गया है, जिसमें से उसका जीएसपी दर्जा वापस लेने में भी एक बड़ा रीजन है। भारत जो है AK-203 राइफल खरीदने वाला है रूस से, एक विमान लेके आने वाला मिकोयन MiG-29। तो इतने सारी चीजों को, और एक एयर मिसाइल सिस्टम लेने वाला है जो S400 नाम से है। तो अमेरिका को ये सब चीजें, भारत और रूस की दोस्ती थोड़ा सा खटक रही है, इसकी वजह से उसने भारत से जीएसपी का दर्जा भी वापस ले लिया है। तो फिलहाल उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और अगर हम आगे चले तो अगली जानकारी है एक और हमारे पास, और उसमें आप देखें कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने बोट एम्बुलेंस लॉन्च की है। तो ये छोटी सी न्यूज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हो सकता है पूछ लिया जाए कि बोट एम्बुलेंस किस राज्य ने लॉन्च की है, यानी कि तो आपको जो आंसर होगा वो उड़ीसा होगा। उड़ीसा में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, और वहीं पर एक नदी बहती है जिस पर जो दो गांवों के बीच में काफी कोई रोड सिस्टम नहीं है, और उसके पास एक गांवों को जोड़ने के लिए बोट एम्बुलेंस ली गई है। तो बोट एम्बुलेंस किस राज्य ने ली है और कौन से राज्य में चलाई जा रही है, तो ध्यान रखिएगा वो उड़ीसा में चलाई जा रही है। क्योंकि उड़ीसा की बात हुई है तो उड़ीसा को लेकर चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। मैप में आप देख पा रहे हैं उड़ीसा की जगह क्या है। गवर्नर जो है वो है प्रोफेसर गणेशी लाल। कैपिटल भुवनेश्वर है, और उसके बाद लोकसभा में 21 सीटें हैं उड़ीसा में, जबकि राज्यसभा में 10 सीटें हैं। तो दोस्तों ये थे आज के आपके बेसिक, हाँ ये आपके पूरे करंट अफेयर्स खत्म हो गए डिटेल वाले। अब हम बात करेंगे यहां पर वन लाइनर की। वन लाइनर पे एक एक करके देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी जो आपने अभी पढ़ा और उनमें से आपको कितना याद रहा। सबसे पहले, हाल ही में नवाचार एवं उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन को और आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है, तो वो है अटल इनोवेशन मिशन, यानी कि अटल नवाचार मिशन। हाल ही में भारत सरकार ने एथेनॉल बनाने की क्षमता को बढ़ाने के लिए कितने रुपए उत्प्रेरण के रूप में विमुक्त किए हैं, वो है 3355 करोड़ रुपए, यानी 3355 करोड़ रुपए। उसके बाद भारत ने रूस के साथ एक नाभिकीय पनडुब्बी समझौते पर हस्ताक्षर किया है, और उसका भारतीय नाम क्या है, उसका भारतीय नाम चक्र 3 है, जबकि उसका जो रूसी नाम है वो उसका अकुला है। भारत चक्र श्रेणी के तीसरी पनडुब्बी लीज पर ले रहा है। इससे पहले एक ले चुका है, उसको दे चुका है वापस, अब दूसरी ली है, वो अभी भी है हमारे पास, 2022 तक रहेगी, इसको बढ़ाना है 2027 तक, लेकिन तीसरी अभी ले ली है 10 साल के लिए। हाल ही में किस राज्य में नौका एम्बुलेंस सेवा शुरू की है, तो वो है उड़ीसा। अभी तक कितने मेगावाट से कम उत्पादन करने वाली पनबिजली परियोजना को अक्षय ऊर्जा की श्रेणी में रखा जाता था, 25 मेगावाट। इससे ऊपर वाले को अक्षय ऊर्जा श्रेणी में नहीं रखा जाता था। बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम किन दो योजनाओं का विलय रूप है, तो ध्यान रखिएगा यह है बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम और नदी प्रबंधन गतिविधियों और सीमा क्षेत्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित कार्य। भारतीय ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवालियापन बोर्ड ने भारत की ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवालियापन संयुक्ता 2016 के कारगर कार्यान्वयन हेतु किसके साथ समझौता किया है, तो आईएफसी यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ समझौता किया है, ताकि इस संयुक्ता को थोड़ा सा आगे लेके जा सकें और थोड़ा सा इसको और अच्छे से, ये जो दिवालियापन यानी एनपीए वगैरह हो रहे हैं, ये जो इंसॉल्वेंसी दिखा रहे हैं लोग, तो उसको अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सके। मयूर गुड़ जिसे हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है, इसका संबंध किस राज्य से है, तो मयूर गुड़ का संबंध केरल से है। हाल ही में बीएआरसी के निदेशक नियुक्त किया गया है अजीत कुमार मोहंती जी को। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन को उप महानिदेशक उप महानिदेशक यानी कि डीडीजी को सौम्या स्वामीनाथन जी को WHO में किस पद के लिए अभी नामित किया गया है, तो मुख्य वैज्ञानिक यानी कि चीफ साइंटिस्ट। अब बारी है दोस्तों आपके क्विज की। आप एक एक करके क्विज देखते जाओ और आंसर करते जाओ, अपने अपने मन में करते जाओ, क्योंकि फिलहाल आप इसे देख रहे होंगे। तो हाल ही में नवाचार एवं उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है, तो वो है अटल नवाचार मिशन। वो है अटल नवाचार मिशन, यानी कि
AIM अटल इनोवेशन मिशन। हाल ही में BARC का निदेशक नियुक्त किया गया है। किनको किया गया? सुनील गर्ग, राजीव खोसला, अजीत कुमार मोहंती या DK जैन। तो याद हो गया होगा अब तक, अजीत कुमार मोहंती। फिर उसके बाद हाल ही में किस राज्य में नौका एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो उन्होंने शुरू की है कर्नाटक, उड़ीसा, केरल या पंजाब। तो आपको क्या बताना होगा बताइए। तो ये सही आंसर है उड़ीसा, और जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के पास ये है। ठीक है, आगे। अभी तक कितने मेगावाट से कम उत्पादन करने वाली पनबिजली परियोजनाओं को अक्षय ऊर्जा की श्रेणी में रखा जाता है? तो सही आंसर है 25 मेगावाट से कम ऊर्जा उत्पादन करने वाली जो भी पनबिजली परियोजना है उनको अक्षय ऊर्जा की श्रेणी में रखा जाता है। अब क्या किया जाएगा? अब इससे बड़ी जो भी योजनाएं होंगी सबको अक्षय ऊर्जा की श्रेणी में ले आया जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी, बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम किन दो योजनाओं का विलय रूप है? तो बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम और नदी प्रबंधन गतिविधियों और सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित कार्य। रिहंद बांध और गोविंद सागर आज तो पढ़ाया नहीं मैंने ये सब। बाढ़ नियंत्रण और सीमा नियंत्रण ये भी नहीं पढ़ाया। बाढ़ प्रबंधन हाँ ये थोड़ा सा पढ़ाया लेकिन ये नहीं है। और सही आंसर क्या है आपका? ये। तो ये दो योजनाओं को मिलाकर एक योजना बनाई गई थी जिसको कहा जाएगा बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम। भारतीय ऋण शोधन अक्षमता और दिवालियापन बोर्ड ने भारत के ऋण शोधन अक्षमता या दिवालियापन संयुक्त 2016 के कार्यान्वयन हेतु किस के साथ समझौता किया है? देन द राइट आंसर विल बी IFC, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि वर्ल्ड बैंक का एक इकाई है। हाल ही में भारत सरकार ने इथेनॉल बनाने की क्षमता को बढ़ाने के लिए कितने रुपए उत्प्रेरण के रूप में मुक्त किए हैं? तो सही आंसर है दोस्तों 3355 करोड़ रुपए। अगर आपको एक ऑप्शन और चाहिए तो मैं दे सकता था 3332 करोड़ रुपए, 23 करोड़ रुपए लीजिए। तो इसका कोई जरूरत नहीं है, इसका कोई जरूरत नहीं है। सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? 3355 करोड़ रुपए। बाकी एथेनॉल के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया आपको कि वो कैसे बन सकता है। मरियूर एक जगह है केरल में जिसे हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है केरला राज्य से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरला। भारत ने रूस के साथ एक नाभिकीय पनडुब्बी पर हस्ताक्षर किए हैं और उसका भारतीय नाम क्या है? तो उसका भारतीय नाम है चक्र 3। ये तीसरी पनडुब्बी है जो भारत ने रूस के साथ लीज पर ली है। देन द राइट आंसर विल बी आपका चक्र 3। सही आंसर क्या हो जाएगा? चक्र 3। और इसका जो रूसी नाम है वो है अकुला। और ये है आज आपके लिए आखिरी क्वेश्चन। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन को उप महानिदेशक सौम्या स्वामीनाथन को WHO में किस पद के लिए नॉमिनेट किया गया है या नामित किया गया? मुख्य सलाहकार, मुख्य वैज्ञानिक, मुख्य सचिव या निदेशक? देन द आंसर विल बी मुख्य वैज्ञानिक। फोटो वगैरह आपने इनको देखी होगी। देखिए अब इस करंट अफेयर्स के बारे में थोड़ी सी बात मैं करना चाहता हूं। ये करंट अफेयर्स आपके इस चैनल पे आना शुरू हो गया, आप इसको देखते रहो, समझो क्या है जो मेरे दिमाग में क्या चलता है कि अगर मैं किसी चीज को पढ़ता हूं, मेरे को फोटो दिखा दी जाती है तो वो बहुत ज्यादा याद हो जाती है। फिर मैं उसको हेडिंग से कनेक्ट कर लेता हूं। फिर ये पूरा का पूरा जो डिटेल है, क्योंकि जब आप 70% पढ़ते हो, जब आप देखो पहली बात तो 100% कोई नहीं पढ़ता। किसी के बारे में कुछ भी पूरा अगर पढ़ना हो तो 100% तो कोई नहीं पढ़ता। 70% आप उससे पढ़ लेते हो जो मैंने आपको डिटेल बताया। 70% के बाद जो आपका दिमाग याद रख पाता है वो मुश्किल से मुझे लगता होगा 25 से 30% नॉमिनल केस होता है। 25 से 30% डेटा ही हमारे दिमाग में तुरंत बना रह पाता है। फिर 25 से 30% जो डेटा है वो घट घुटा के अगर आपने 4-5 दिन उसको नहीं पढ़ाई की तो वो 10% रह जाता है। तो ऐसा तीनों चीजें आपके पास बची रहे, इस वजह से ये 3 है। 70% आपको देगा डिटेल, 25% देगा आपको वन लाइनर, फिर 10% ये जो क्वेश्चन के बीच में आपको एक सेलेक्ट करना पड़ता है, ये 10% डेटा आपके दिमाग में जरूर स्टोर कर देगा। ये है याद कराने की टेक्निक। उम्मीद करता हूं ये टेक्निक आपको पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।